नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं ये मोहन का है। मोहन जी की ये कहानी को लगभग 16-17 साल बीत चुका है। मोहन जी गाज़ियाबाद ज़िले के यूपी के रहने वाले हैं और इनके पिता एक सेठ के पास में कार चलाने का काम करते थे। अब इनके पिता रिटायर हो चुके थे उस काम से और उनकी ही जगह पर मोहन जी ड्राइवरी करने लगे थे उसी सेठ के पास में। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। मैं गाज़ियाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ और इस घटना को लगभग 16-17 साल बीत चुका है। मैं सेठ के पास में अपने पिताजी के जगह पर लग चुका था और सेठ के ही बंगले में जो सर्वेंट क्वार्टर था, जिस रूम में पिताजी रहा करते थे, मैं उसी में आ चुका था। मेरे इस काम में लगभग 3 महीना बीत चुका था। उस घर की सारी बात तो पिताजी बताया करते थे। अब मैं उस घर के सारे हालात जानता था कि उस घर में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। पिताजी को सब पता होता था। सेठ जी के एक बेटा था और एक बेटी। बेटी तो शादी हो चुकी थी और जो बेटा था वो भी शादी हो चुका था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी फॉरेनर थी। फॉरेनर तो कहने की थी तो इंडिया की, लेकिन विदेश में उनका परिवार बसा हुआ था और साहब का जो छोटे साहब थे उनकी शादी विदेश में ही हुआ था। मेम साहब जो थी हिंदी बहुत कम बोलती थी, उनको आती ही नहीं थी बोलना। वो टूटी फूटी हिंदी में बात किया करती थी। साहब ने 2 कोठी बनवाया हुआ था, एक अपने बेटे के लिए और एक अपने लिए। जो पुराना कोठी था उसमें साहब अपनी पत्नी के साथ में रहते थे और दूसरा जो कोठी था उस जगह से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर था और बहुत शानदार जगह था। शानदार कोठी बनी हुई थी। कोठी का जो काम देख रेख में हुआ था छोटे साहब के सामने हुआ था। उन्हीं की निगरानी में सारा काम हुआ था। तो बहुत शानदार कोठी वो बनी हुई थी और छोटे साहब उसी में रहा करते थे। दिन भर तो फैक्ट्री में रहते थे, इधर उधर सारी 3-4 फैक्ट्रियाँ थी उनकी और फैक्ट्री का देखभाल किया करते थे। और एक बार पुराने घर में अपने पिताजी से ज़रूर मिलने आते थे और शाम को चाय नाश्ता के बाद ही इस घर से अपने नए घर में जाते थे। ऐसे ही इनकी दिनचर्या थी रोज़ की। दिवाली का मौसम शुरू हो चुका था। कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली थी। दिवाली का त्यौहार का हर तरफ धूम मचा हुआ था। खरीदारी हो रही थी और हमारे बड़े मालिक ने भी अपनी कोठी को सजाना शुरू करवा दिया। बिजली के बल्बों से डेकोरेशन करवाए और दिवाली के दिन तो देखते ही बनता था घर की रौनक। दिवाली में कई मेहमान भी आमंत्रित थे और वो लोग भी आ चुके थे। अब जो हमारी छोटी मेम साहब थी वो भारतीय साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उनको पता नहीं किसने बोला था, उनको तो साड़ी पहनना भी नहीं आता था, लेकिन आज बहुत सुंदर लग रही थी कि आज सही में भारतीय नारी हैं। और वो लोग शाम के जब गणेश पूजा का टाइम हुआ था तभी वो लोग नए उस घर से आए थे और पूजा वूजा स्टार्ट हो गया था। पंडित जी आए हुए थे और उसके बाद में जो दिवाली का त्यौहार था वो लोग मनाने लगे थे। छोटे साहब के कई मित्र भी उस जगह पर आए हुए थे और उसके बाद वो अपना
एंजॉय करना शुरू कर दिया था पार्टी का। अब पार्टी में तो जानते ही क्या क्या चलता है। अब सेठ जी, बड़े सेठ जी थे, वो तो पुराने ख्यालात के थे, वो तो इन चीज़ों में कभी जाते नहीं थे। लेकिन जो छोटे मालिक थे, विदेश में ज़्यादातर रहते थे, अब विदेशी कल्चर उनको पसंद आता था। तो कहा जाए तो ले दे के दारू शराब की पार्टी स्टार्ट हो गई थी। नौकर चाकर सब सेवा में लगे हुए थे और मैं भी उन कामों में मदद कर रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। अब पार्टी था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब जो छोटे साहब की मेम साहब थी, थक चुकी थी। मुझे दिख रहा था कि वो जहाँ बैठी हुई थी सोफे पर, वहीं पर उनको नींद आ रहा था। अब बार बार वो छोटे मालिक के पास में जाके बोलती, अब मुझे नहीं मालूम कि क्या बोल रही थी। और तभी छोटे मालिक मुझे देख करके इशारा किया, मोहन मोहन ज़रा इधर आना बेटे। मेरे से जो मालिक थे, छोटे मालिक, करीब 5-6 साल बड़ा थे, लेकिन मुझे मोहन बेटे करके बुलाते थे। चलिए, अच्छा लगता था, बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला गया। हाँ मालिक बताइए। कहने लगे, देखो मेम साहब थक चुकी हैं और एक काम करो, अभी तो हम लोग का पार्टी लंबा चलने वाला है और टाइम भी लगेगा इसमें। वो हमें समझाने लगे थे। तुम एक काम करो, मेम साहब को ले जाओ उस घर पर और छोड़ करके वापस आ जाओ। मैं कहने लगा, ठीक है मालिक, छोड़ आता हूँ। मैं अपना कार को गैरेज से निकाल करके पोर्च में ले आकर के लगा दिया। और थोड़े ही देर में जो छोटे मालिक थे अपनी पत्नी के साथ में पोर्च में आ गए। पत्नी को पिछले सीट पर बिठाया और बोले कि मैं 1-2 घंटे में घर पर आ जाऊंगा, तुम जा करके आराम करो। उस घर में भी नौकरानी वगैरह थी, तो घर तो अकेला था नहीं, डर तो किसी बात का था नहीं। मैं गाड़ी लेकर के चल पड़ा था। दिवाली की रात थी, अंधेरी रात थी। अब जो पटाखे का शोरगुल था वो थम चुका था। 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मैं उनके जो साहब का घर का रास्ते पर आ गया था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद में एक खाली सा सुनसान एरिया आ जाता था। वहाँ पर आसपास में कोई ना बस्ती थी, ना कोई लोग दिखाई पड़ते थे। हाँ, दिन में तो ट्रैफिक होती थी, लेकिन रात के टाइम में वो जगह बहुत ही डरावनी सी हो जाती थी और आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। बस मेरी जो गाड़ी का हेडलाइट का रोशनी था, उसी रोड पर वो सिर्फ उजाला कर रहा था। बाकी बाएं देखो दाएं देखो, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। मैंने शीशे में देखा, बैक मिरर में मेरी जो छोटी मालकिन थी वो पिछले सीट पर बैठी सो रही थी। शायद वो थक चुकी थी, इनको इतना देर जगने की आदत नहीं होगी, मुझे ऐसा ही लगा था। अब मैं अपना रोड पर नज़रें गड़ाए हुए आगे की तरफ चलता जा रहा था। अब जो मालिक का घर था तो अभी थोड़ा दूरी पर था। हम उस सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। सुनसान जगह वाला आधा रास्ता हमने पार कर लिया था। अब जो जगह आ रही थी उसके दोनों साइड में लंबी लंबी झाड़ियाँ, पेड़, जंगल जैसे दिखाई दे रहे थे और अचानक हमारी गाड़ी का ब्रेक लग गया। अपने आप ये सब हुआ। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर गाड़ी का ब्रेक लगा कैसे। गाड़ी ज़ोरदार आवाज़ करके और रुक गई, जैसे मैंने ही इमरजेंसी ब्रेक ज़ोर से लगाया हो, लेकिन मेरा पैर तो ब्रेक पर था ही नहीं। गाड़ी रुकी और इंजन बंद हो गया। ये ऐसा केस होता है जब इंजन सीज हो जाए, लेकिन ये तो
शानदार गाड़ी थी, हर महीने 2 महीने में सर्विस में जाती थी। तो ऐसा तो कोई गाड़ी में दोस्त था ही नहीं। अचानक ये सब क्या हो गया? गाड़ी का झटके, ब्रेक लगने की आवाज़ सुनकर के मेम साहब का नींद खुल गया था। झटके भी उनको लगे थे, इसी वजह से उनकी नींद खुली थी। और वो अपनी हिंदी में, टूटी फूटी हिंदी में पूछने लगी, मोहन क्या हुआ? मोहन क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? बंद क्यों हो गई? अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो गाड़ी रोकी नहीं, ना मैंने बंद किया। मैंने बोला मेम साहब देखता हूँ, गाड़ी अपने आप बंद हो गई है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन जो गाड़ी थी मेरी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बहुत बार कोशिश कर लिया, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार मुझे बोनट खोलना पड़ा, कार से नीचे उतरा। अब बोनट में जितनी जानकारियाँ थी उसी जानकारी के अकॉर्डिंग मैंने इंजन को देखने लगा। बैटरी से लेकर हर चीज़ तक मैं चेक करने लगा। और अचानक मुझे लगा कि मेरी गाड़ी का पिछला गेट खुला है। मालकिन अंदर ही थी, तो मैं चौंक करके देखा तो गेट तो वाकई खुला हुआ था और मालकिन अंदर ही थी। और गेट के पास में मुझे एक परछाई सी हिलती डुलती नजर आई। अब किसकी परछाई थी, क्या थी, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जल्दी से इंजन के पास से, बोनट के पास से अब पिछली सीट की तरफ चल दिया, जो गेट खुला हुआ था, कि देखूं कि आखिर गेट किसने खोला। लड़की जात अंदर बैठी हुई थी और मैं उनको किसी खतरे में डालना नहीं चाहता था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो जो मुझे परछाई हिलती डुलती नज़र आ रही थी वहाँ पर, वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। हाँ, मालकिन अंदर बैठी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी। मैं उनको देख करके सुरक्षित चैन का सांस लिया और फिर मैं धीरे से गेट को बंद कर दिया। आवाज़ तो थोड़ी सी हुई, लेकिन मालकिन आंखें बंद थी, शायद वो नींद में चली गई थी। अब मैं फिर इंजन के पास में आ चुका था। इंजन के पास आकर के मैं देखने लगा कि कैसे अब गाड़ी को स्टार्ट करूं, और वही सब मैं एक एक चीज़ को चेक कर रहा था। और तभी पिछला दरवाज़ा फिर खुलने की आवाज़ हुई। मेरी नज़र पीछे की गेट की तरफ पड़ी तो वही दरवाज़ा फिर खुला हुआ था। फिर मैं भाग करके पीछे गया तो देखता हूँ क्या कि मालकिन जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। वो औरत साड़ी में थी, सफ़ेद साड़ी थी, और चेहरा, कपड़ा दोनों चीज़ चमक रहा था। इस सुनसान जगह पर ये औरत कहाँ से आई, कौन है ये, और ये आकर के मालकिन के बगल में कैसे बैठ गई। अब मैं गेट पर पहुँच करके उसकी तरफ देखने लगा, और वो जो औरत थी मेरी आंखों में देखने लगी। मुझे उसकी आंखें देख करके थोड़ा डर तो ज़रूर लगा है कि इतनी लाल आंखें नॉर्मल इंसान का नहीं होता है, और उसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल हुई पड़ी थी। अब मैं फिर भी पूछ पड़ा कि मैडम आप इस गाड़ी में कैसे आई, आप नीचे उतरिए, जल्दी कीजिए, आप हमारी मालकिन अंदर बैठी हुई हैं, कम से कम मेरे से पूछना चाहिए अंदर गेट खोलने के टाइम में आपकी हिम्मत कैसी हुई खोलने की, आप खोल दी तो अंदर कैसे बैठ गई, आप क्या समझ रखी हैं, आप गाड़ी लवारिस है। मैं यही सब बातें उस औरत से करने लगा था, और तभी मेरी मालकिन उठ गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोला तो उनकी भी आंखें उसी औरत की तरह सेम दिखाई पड़ रही थी, एकदम लाल लाल जैसे इस औरत की थी। और उनके चेहरे पर जो हमेशा मुस्कान रहा करती थी
वो तो थी ही नहीं। चेहरा एकदम सपाट बना हुआ था, आंखें लाल लाल। अब तो मैं कभी अपने मैडम को देख रहा हूँ, मैम साहब को, और कभी इस औरत को। दोनों में मुझे आंखों की छोड़ करके आंखें दोनों की बराबर एक जैसी मुझे दिखाई पड़ रही थी। चेहरा भी दोनों का बिल्कुल सपाट हुआ पड़ा था। लेकिन ये जो औरत आकर के बैठी थी, ये कौन है? और मेरे इतना बोलने के बाद में भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। और उसी मालकिन के बगल में बैठी हुई थी, और मालकिन भी उसको कुछ नहीं बोल रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन कैसे उसको अपने बगल में बिठा रखी है, भगाती क्यों नहीं। मुझे मेरी जो गुस्सा था बढ़ चुका था। अब मैं उस औरत का हाथ पकड़ने लगा। मैं उसको खींच करके गाड़ी से नीचे उतारना चाह रहा था, और तभी वो औरत, जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ा, और उसने तो मेरे को जोर से झटका दिया। गाड़ी में बैठे बैठे बस अपना हाथ हिलाया, जो मैंने हाथ पकड़ा था, और मैं तो दूर जाके गिरा रोड पर। मेरा एकदम सर भिन्ना गया था, पूरा शरीर जैसे सदमे में चला गया हो, पूरा शरीर झंझना रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? कुछ पल तो मैं रोड पर ही गिरा रहा, और तभी औरत वो गाड़ी से निकली। मेरी मालकिन अभी भी कार के अंदर बैठी हुई थी, और वो औरत अब बाहर निकल गई। दरवाज़ा वैसे कि खुला हुआ था, और मेरी मालकिन मुझे दिखाई पड़ रही थी। वो मेरी ही तरह देख रही थी अपनी लाल लाल आँखों से, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है, ये मालकिन के साथ में क्या किया है, और ये तो मेरे साथ में भी ऐसा बर्ताव कर रही है। ये तो बहुत खतरनाक औरत दिख रही है मुझे। और तब तक तो वो औरत मेरे पास में पहुंच गई थी। जैसे ही पहुंची, मैं उठ करके खड़ा हो गया। मैं कहने लगा, मेरे से दूर हो जाओ और तुम चली जाओ, तुम मेरे मालकिन को छोड़ दो, इस कार के वो जगह से तुम दूर चले जाओ। मैं उसको दूर से ही हिदायत देने लगा था, लेकिन वो तो हंसने लगी। हंसी उसकी धीरे धीरे से बहुत लाउडली होता जा रहा था, तेज होता जा रहा था। मैं अब खामोश उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरे का रंग अब बदलने लगा। उसकी जो काली काली बालें थी सर पर लंबी लंबी, वो मुझे भूरा दिखाई पड़ा, और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल सफ़ेद होने लगा था। चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगी। अब मैं देख करके तो बिल्कुल समझ गया था कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूँ, और साथ में मेरी मालकिन भी। अब भगवान को मैं याद करने लगा कि हे प्रभु, हम दोनों की आप रक्षा कीजिए, आप हमें बचाइए प्रभु। और वो औरत हंसती हुई जा रही थी, और अचानक उसकी हंसी रुकी, और वो बोलने लगी। उसकी आवाज़ बहुत भारी, जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। कहने लगी कि देखो, क्या सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे? नामुमकिन। ना तुम बचोगे, ना वो तुम्हारी मैडम बचेगी। मैं दोनों की आज खून पीऊँगी। बस थोड़ी सी इंतज़ार कर लो। बस यही बोल करके चुप हो गई। और फिर उसकी जो हंसी थी, फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई, या फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो आसमान की तरफ देखने लगी थी। अचानक मेरा ध्यान भी आसमान की तरफ गया, जो ऊपर की तरफ देख रही थी। मैं देखने लगा, ये तो बहुत सारी चमगादड़ बड़ी बड़ी पंखों वाली मुझे दिखाई देने लगी थी। वो हमारे आसपास ही ऊपर में मंडरा रही थी, उड़ रही थी, और वो औरत उन्हीं को शायद देख रही थी, या पता नहीं किसको देख रही थी। और अचानक गाड़ी से मेरी मैम साहब का आवाज़ आया, मोहन मोहन।
वो चिल्ला पड़ी थी। अब मैं वहाँ से उस औरत का बगल से होता हुआ अब मैं मैडम के पास, गाड़ी के पास पहुँच गया। मैं देखा कि मैडम की आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जैसे वो पहले थी। अब बिल्कुल डरी हुई थी। वो कहने लगी, मोहन, ये औरत, वो पूरा हिंदी तो बोल नहीं सकती थी, और जो बोल रही थी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं बोल दिया, मैडम, हम लोग खतरे में फंसे हुए हैं, हम यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और वो औरत अभी भी आसमान की तरफ देखते जा रही थी, शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी कि वो कहाँ पर है। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि उसने मुझे कुछ टाइम के लिए मोहलत दिया था। और मैं एकदम घबराया हुआ था, भगवान को याद कर रहा था ताकि मैं इस जगह से जल्दी भाग जाऊं। लेकिन मैं अकेले होता तो ये काम मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन हमारी मैम साहब गाड़ी में बैठी हुई थी और डरी हुई थी। उन पर भी उस औरत ने पहले जादू कर रखा था, तभी तो उनकी आंखें उसी की तरफ हो गई थी, चेहरा सपाट हो गया था, वो सब कुछ भूल गई थी। अब मैं एक बार और कोशिश करने में लगा कि मैं गाड़ी को अपना स्टार्ट कर दूं। मैं अपनी सीट पर आकर के बैठ गया था। कांपते हाथों से मैं इंजन स्टार्ट करने लगा। मैं भगवान का नाम लेता रहा और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। मैं बार बार बजरंग बली का नाम ले रहा था कि हे बजरंग बली, आप हमारी मदद कीजिए। हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं और ये पता नहीं चुड़ैल है, डायन है, क्या है जो हम दोनों को मारने के चक्कर में लगी हुई है। और भगवान की कृपा से गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही स्टार्ट हुई, मैं पीछे देखना बिल्कुल नहीं चाहा और गाड़ी को तेज़ गति से वहाँ से भगा दिया। जैसे ही मैं गाड़ी लेकर के वहाँ से भागा, वो औरत अब हमारे पीछे पीछे दौड़ रही थी। अब मैं देख रहा था बैक मिरर में वो जो चमगादड़ हवा में उड़ रहे थे, उस जगह पर मंडरा रहे थे, वो भी हमारे पीछे लगे हुए थे। अब वो हमारी गाड़ियों पर हमला कर रहे थे। वो आसमान से आते तेज गति से और गाड़ी से टकराने की कोशिश कर रहे थे। कई तो हमारे विंड स्क्रीन पर भी आकर के टकराए थे। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरा। मैं समझ लिया था कि अगर इस जगह से मैं आगे निकल गया तो मैं ज़रूर अपने मैम साहब को भी बचा लूँगा और ख़ुद को भी बचा लूँगा। बजरंग बली का कृपा बस बनी रहे। और वही मन में बजरंग बली का, हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ मैं गाड़ी को आगे दौड़ाने लगा था। थोड़ी ही देर में मैंने देखा वो जो सुनसान एरिया था अब पीछे छूट चुका था, और ना वो औरत दिखाई दे रही थी अब, और ना ही वो चमगादड़। थोड़ी ही देर के बाद हम अपने मालिक के कोठी पर पहुंच गए थे। मालकिन पीछे बैठी हुई थी, बहुत ही डरी हुई थी। उनके मुंह से तो कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। अब हम कोठी में ही जा कर के रुके थे। गाड़ी को देखते ही गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया था और हम सीधा पोर्च में गाड़ी लेकर के पहुंच गए थे। जब पोर्च में पहुंचे तब जाके जान में जान आई थी। और उसके बाद तो मालकिन गाड़ी से उतर ही नहीं रही थी। वो उसी गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी हुई थी और उनका बदन डर से कांप रहा था। मैंने आवाज़ दे के चौकीदार को बुलाया, चौकीदार, चौकीदार, जल्दी आओ। चौकीदार आ चुका था। वह बुजुर्ग एक इंसान था और धर्म कर्म करने वाला था। मैं देखता था उसके चेहरे पर, माथे के ऊपर में एक टीका लगा रहता था और गले में एक माला भी पहना करता था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था। मैंने बुलाया तो दौड़ता हुआ चौकीदार आ चुका था। मैंने फिर जल्दी जल्दी में सारी बात उसको बताया। देखो जी, हम लोग के साथ में रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ है। मालकिन डरी हुई है बेहद। अब क्या करें हम। वो मेरी बात सुन कर के भौचक्का सा खड़ा रह गया। वो कहने लगा कि बाबू,
आज रात जो होता है ना, अकेले में कभी नहीं जाना चाहिए। या आज रात में जो आत्माएं होती हैं आज़ाद हो जाती हैं, वो हर तरफ मंडराती रहती हैं और कमज़ोर शिकार के चक्कर में लगी रहती है। आपको तो उस सुनसान एरिया से गुजरना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा कि अब तो हम लोगों से गलती हो गई है, अब इसका उपाय क्या है। मालकिन देखो डरी हुई है, कुछ करो भाई, कुछ करो, जल्दी करो। और तब तक जो कोठी की नौकरानी थी, मेड थी, वो भी आ चुकी थी और वो मालकिन को गिलास में पानी दिया। लेकिन मालकिन गिलास पकड़ा, लेकिन हाथ पूरी तरह से कपकपा रहा था। वो चौकीदार बोलने लगा मालकिन से, मालकिन पानी पियो, आप पानी तो पियो, कम से कम कंठ तो आपका सुखी नहीं। मैं कुछ कर रहा हूँ, आप पानी तो पीजिए। और उसके बाद में वहीं पर वो अपनी हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगा था। और कुछ शायद वो मंत्र पढ़ रहा था और फिर वो उस मंत्र को शक्ति अपने हाथ में लेकर के और मालकिन की तरफ फूंक मार दिया था। ऐसा वो 5 बार किया था और तब जाके मालकिन का जो हिलना था, बॉडी कंपा रही थी, और तब जाकर के शांत हुआ था। मालकिन जैसे अब पूरी तरह से होश में आ गई थी। फिर उन्होंने पानी पिया और तब जाके गाड़ी से उतरी थी। ऐसी हालात मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। ना कभी भूतों से मेरा पाला पड़ा था, ना डायन से, ना चुड़ैल से। ये फर्स्ट टाइम का घटना मेरे साथ में ऐसा हुआ था। हाँ, किस्से कहानियाँ तो मैंने बहुत सुन रखे थे, लेकिन आमने सामने की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन मैं आज देख भी लिया था, समझ भी लिया था कि भूत प्रेत में कितनी शक्ति होती है। वो चाहे तो पता नहीं क्या कर सकती है। हम तो बस बजरंगबली के सहारे हैं उस जगह से निकल कर के भाग खड़े हुए थे, नहीं तो हमारी औकात ही वहाँ पर क्या थी। अब जो था, रात तो बीत गई थी और जो हमारे मालिक थे, हम भी वहीं पर रुके हुए थे। अब डर के मारे उस घर पे वापस नहीं गए थे। अब मालिक जो थे वो करीब सुबह के टाइम में 4 साढ़े 4 का वक्त था और अपनी दूसरी गाड़ी से वो आए थे। हम चौकीदार के पास ही बैठे हुए थे। हम लोग बातें कर रहे थे, तभी मालिक ने हॉर्न बजाया। चौकीदार जाकर के गेट खोला और जैसे ही मुझे देखे तो गाड़ी को रोक दिया और कहने लगे, मोहन तुम वापस नहीं आए, तुम यहीं पर रुक गए, मैं तो तुम्हें आने के लिए बोला था। फिर वही चौकीदार ने सब बात बताना शुरू कर दिया कि मालिक, रास्ते में मोहन के साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई थी और मालकिन के साथ में भी हुई थी। अब ये सुनकर के हमारे जो मालिक, छोटे मालिक थे, वो एकदम डर गए थे। चौकीदार कहने लगे, नहीं मालिक डरिए मत, सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। वो रात ही ऐसी थी, वो रात सब पर भारी पड़ती, वो रात काली रात थी। और जो एरिया था सुनसान एरिया, उसमें वो जो चुड़ैल थी वो रहा करती थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब डरने की बात नहीं है, आप अंदर जाइए। चौकीदार ने मालिक को बहुत अच्छी तरह से समझाया, तब मालिक अंदर गए थे। अब इस बात को तो बहुत टाइम हो चुका है और मैंने ऐसी घटना आज तक अपनी आंखों से देखा नहीं था। लेकिन मैं आज सब कुछ देख लिया, समझ लिया और पहचान भी लिया कि भूत प्रेत में कितनी पावर होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अगर आपके पास भी इस तरह का आपने कोई आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।